सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर उससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट अपडेट तुम लोगों को देना चाहती हूँ कि क्यों पिछले एक वीक से वीडियो इतनी डिले आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रैवल कर रही हूँ एंड सेकेंडली अभी रिसेंटली मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से मुझे डॉक्टर ने कम्प्लीटली बेड रेस्ट का कहा है, एटलीस्ट फॉर 3 days। कंप्लीट रेस्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट, बट स्टिल आई लव यू ऑल, सो दैट्स व्हाई मैं अभी भी ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे लिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि मैं तुम्हें भूल गई। सो यार वीडियो बस इसी वजह से थोड़ी डिले हो रही है और मैं इस उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग जैसे मुझे जो प्यार और सपोर्ट करते आए हो वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहोगे। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लू फेंग ने स्टार फैंटेसी किंग की मदद से जो पर्पल बेल किंग है और यहाँ पर बाकी के जो 2 लोग थे यानी कि एक बीस्ट किंग और दूसरा एरो किंग, इनके लोकेशन का पता लगा लिया था। लेकिन लू फेंग पर जैसे ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं तो लू फेंग यांजी ट्राइब से मिले उस स्काई लॉकिंग आर्म का यूज करते हुए इन तीनों को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद लू फेंग यहाँ पर अपने वेलकम सोर्स क्रिस्टल का यूज करके इनको बहुत हैवी और तगड़ा वाला डैमेज पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर पर्पल बेल किंग इस अटैक से भी बच जाता है। तो बचा बुचा काम यहाँ पर लू फेंग पॉइजन के बनाए हुए उस एक्सट्रीमली वेनम से उसका काम तमाम कर देता है, जिस वजह से सेकंड्स में ही पर्पल बेल किंग की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जिसके बाद लू फेंग वहां से चला जाता है, लेकिन पर्पल बेल किंग ने मरने से पहले यहाँ पर लू फेंग के जो कॉर्ड्स होते हैं वो किसी को शेयर किए थे। साथ ही उसने ये भी मेंशन किया था कि यहाँ पर ये ह्यूमन मौजूद है जिसका मारा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम पर्पल बेल किंग के द्वारा सेंड किए गए उस मैसेज को देखते हैं जो कि यूनिवर्स के कोने कोने में फैल जाती है। साथ ही हम यहाँ पर 3 बंदों को देखते हैं जिनमें से एक कहने लगता है कि अच्छा वो बंदा जिसने की सैक्रिफाइस टावर के ट्रेजर को ऑब्टेन किया है वो फाइनली अपीयर हो चुका है, तो चलो फिर इसको तो सबसे पहले पकड़ना ही होगा। तभी दूसरा बंदा भी यहाँ पर इनसे कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि लेकिन उसने तो पर्पल बेल किंग जैसे बंदे को भी निपटा दिया है, तो इससे पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं। जिसमें यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ लेकिन वो पावरफुल तो है पर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास भी बहुत से लोग मौजूद है और मुझे ये लगता है कि हमें अब इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करना चाहिए, वरना किसे पता कि वो कहीं और चला जाए। तो चलो फिर हम सभी लोग जल्द से जल्द उस जगह पर इकट्ठा होकर वहाँ पर अपनी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सारे बंदे एक एक करके यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो भी यहाँ से चला जाता है कि तभी यहाँ पर जो बीस्ट किंग होता है वो वापस से रीजनरेट होने लगता है, लेकिन अब तक वो अपनी 42% इमॉर्टल बॉडी को लूज कर चुका है। और फिर वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि न जाने मुझे अब और कितने साल लगेंगे कि मैं वापस से इस डैमेज से खुद को रिकवर कर पाऊँ। यहाँ पर ये तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ हम एरो किंग को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है कि यार तेरा तो छोड़, मेरा यहाँ पे 59% इमॉर्टल बॉडी डैमेज हो चुकी है और मेरे पास जो बैटल स्ट्रेंथ है वो 10% से भी कम है। अब तू मेरा सोच कि मैं क्या करूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर अपना सिर पकड़ते हुए कहने लगता है कि यार अगर ऐसी चीज चलती रही ना तो मुझे डर है कि कहीं मैं डीप स्लीप में ना चला जाऊं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग थोड़ी बहुत राहत की सांस लेते हैं कि तभी इनका सुकून उजाड़ने के लिए वापस से लू फेंग हवा को चीरते हुए इनके पास आ जाता है और यहाँ पर उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल भी होती है, जिसे देखते साथ ही एरो किंग और बीस्ट किंग इनके तो भाई हालत खराब हो जाती है और दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि भागो वरना मारे जाओगे। और ये लोग तेजी से यहाँ से एस्केप करने लगते हैं और लू फेंग हवा को चीरते हुए इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कहने लगते हैं कि अगर ये थोड़ा सा भी हेजिटेट करता है तो मतलब समझ लो हमारे पास अभी भी सरवाइव करने का चांस मौजूद है। लेकिन लू फेंग इन्हें कहाँ जाने देने वाला था और वो इमीडिएटली अपने क्लोन्स को बनाकर इनके पीछे छोड़ देता है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी के जो लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और आफ्टर शॉक्स को फील करते हुए यहाँ मौजूद ये बंदे भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यार आखिर यहाँ पे हुआ क्या था कि आफ्टर शॉक्स भी इतना ज्यादा टेरेबल है कि किसी ऑर्डिनरी पर्सन की रूह तक को वो कपा सकता है। अब यहाँ पर इनका एक बंदा बताने लगता है कि जो बीस्ट किंग है और हैवी आर्मर एरो किंग है ये दोनों भी इससे डर कर भाग रहे हैं कि तभी बीस्ट किंग इन्हें अपने सामने नजर आता है जो कि इस फॉर्मेशन से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो वापस से इसके अंदर खींचा चला जाता है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम एरो किंग को देखते हैं जहाँ पर लू फेंग का दूसरा क्लोन उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था और यहाँ पे ये बंदा कहने लगता है कि देखो मुझे फोर्स मत करो क्योंकि एक बार मेरी सटक गई ना तो तुम्हें मैं यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। देख रहे हो हाई कुड़ी, रस्सी जल गई बल नहीं गया। इसी के साथ
बाद हम देखते हैं कि वो अपना हैवी आर्मर एरो को रेडी कर लेता है और यहाँ पर लू फेंग के क्लोन की तरफ उसे थ्रो कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू फेंग भी खुद तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि वैसे देखा जाए तो इसने अपनी 90% इमॉर्टल बॉडी को लूज कर दिया है, लेकिन स्टिल ऐसी टेरिबल सिचुएशन में भी ये इतना पावरफुल एरो अटैक लॉन्च कर सकता है। पर अफसोस की बात है कि ये अटैक ये बस एक ही बार कर सकता है और मेरे पास अनगिनत चांसेस है। जिसके साथ ही लू फेंग तेजी से आगे बढ़ता है और उसका क्लोन उसके एरो अटैक से टकराता है, जिससे यहाँ पर जमीन को कपा देने वाला एक एक्सप्लोजन होता है। पर अगली पर लू फेंग उसके एरो अटैक को दूसरे डायरेक्शन में थ्रो कर देता है, जिसके बाद लू फेंग अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि गैलेक्सी हैंगिंग इन हेवेंस यानी कि वो हाफ मून वाला अटैक तेजी से यहाँ पर दूसरे डायरेक्शन में कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर उस अटैक को देखते साथ ही जो बाकी के लोग बाहर मौजूद थे वो भी पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग का ये पावरफुल स्लैश अटैक तेजी से एरो किंग की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते साथ ही एरो किंग भी अपने एरो से उसे काउंटर करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ पर वो स्लैश अटैक तेजी से उसे हिट हो जाता है, जिससे एरो किंग की जो इमॉर्टल बॉडी थी वो अब पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। पर तभी लू फेंग ने यहाँ पर इमीडिएटली उसके करीब जाकर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसके ऊपर उसने पॉइजन को लगाया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यार ये जो एरो किंग है ये बहुत ज्यादा स्मार्ट था। ये क्या करता है कि ये अपनी जो बॉडी है जो कि इस वक्त डैमेज हो रही थी उसे छोड़कर उसके क्लोन्स बनाकर उनके जरिए से यहाँ से एस्केप कर जाता है, जो देखकर लू फेंग भी हैरान था। लेकिन लू फेंग भी इसे मौका नहीं देता और वो इमीडिएटली अपनी स्टार ईटिंग ग्रास का यूज करते हुए उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। साथ ही यहाँ पर जो बाकी के लोग थे वो यहाँ पर उन्हें भी ट्रैप कर लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लू फेंग ने अपने स्टार ईटिंग ग्रास से इस बंदे का काम तमाम कर दिया था और जिस वजह से वो तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है, जो देखकर यहाँ पे इसके साथ ही भी शॉक्ड हो जाते हैं। और अगले ही पर लू फेंग यहाँ पर इस बंदे की बॉडी को अपने स्पेस स्टोरेज में रख लेता है और साथ ही जैसे इसकी बॉडी को पावाता और आटुका देखती है तो यहाँ पर आटुका उसे देखकर डर जाती है, जो देखकर पावाता उसे एक लगाती है और कहती है कि जाओ और जाके अपना काम करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही आटुका डरते डरते उसकी बॉडी के करीब जाती है तो वो उसे टच करती ही उछल पड़ती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका सूट ओपन होने लगता है और उसके अंदर के मटेरियल को देखते साथ ही यहाँ पर आटुका और बाबाता दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे दौरान हम वापस से लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो हवा में ऊपर आ जाता है और भाई यहाँ पर जो अभी लू फेंग के पावर का जलवा इन लोगों ने देखा था ना, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और यहाँ पर इनका जो पावरफुल बंदा था वो यहाँ पर भागते हुए कहने लगता है कि यार तुम लोग संभालो, मैं इससे पंगा वंगा नहीं लेने वाला, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके साथी भी एक एक करके वहाँ से गायब हो जाते हैं, जो देखकर लू फेंग भी स्माइल करता है कि यार मेरे मास्टर ने सही कहा था कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम बन जाए। बस फिर क्या, ये लोग तो चले जाते हैं लेकिन कुछ ढीठ होते हैं जिन्हें बिना मार खाए अकल कहाँ आने वाली। तो हम देखते हैं कि दूसरा ग्रुप यहाँ पर अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस ह्यूमन के बच्चे को मार डालो और चारों तरफ से इसे घेर लो, आज हम इसे घेर के मारेंगे। यहाँ पर ये ऑर्डर पाते ही सभी लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम एक और ग्रुप को देखते हैं जो कि इन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर कहने लगता है कि यार दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, कोई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है कि इतने पावरफुल कल्टीवेटर इसके हाथों मारे जा चुके हैं, बट स्टिल इन गधों को अकल नहीं आई और चले गए इस ह्यूमन से पंगा लेने। यहाँ पर उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लू फेंग इनकी पावर को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है और बहुत ही कूल वे में कहने लगता है कि अच्छा 2 ही लोग हैं जो कि किंग लेवल पर हैं और बाकी के 6 हाई नाइट लेवल पर, और बाकी के जो 10 लोग हैं वो लोग बेसिक नाइट लेवल पर हैं, जिसका मतलब ये है कि मेरे लिए ये कुछ भी नहीं। जिसके बाद लू फेंग इन सभी से कहने लगता है कि मैं अभी भी तुम लोगों से कह रहा हूँ कि वक्त है वापस लौट जाओ, क्योंकि एक बार मैं शुरू हो गया तो तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें जान से न मार दूं, और फिर मैं तुम लोगों को मार कर अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सभी 18 जने एक साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरा बंदा ये सारा नजारा देखकर कहने लगता है कि ये वो नजारा है, वो मंजर है जिसे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाला। और हम देखते हैं कि ये सारे के सारे 18 लोग अपने पीक लेवल की पावर को एक्टिवेट करते हुए लू फेंग पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लू फेंग सिल्वर विंग किंग की पावर की मदद से तेजी से फ्लाई करता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को सिंगल अटैक से ही निपटा देता है। साथ ही वो दूसरा बंदा जो कि ये सारा नजारा देख रहा था वो यहाँ पर सिल्वर विंग किंग यानी कि लू फेंग के बारे में कह रहा था कि एक ऐसा ह्यूमन जिसके विंग्स सिल्वर है और जो इतनी तेजी से उड़ रहा था कि जिसे देखना भी मुश्किल है, और उसका हर एक अटैक इतना स्मूथली था कि वो दिखने में किसी एलिगेंट नाइट वॉरियर जैसा लग रहा था। और हम देखते हैं कि लू फेंग अपने हर एक अटैक में पॉइजन के बनाए हुए उस एक्सट्रीमली वेनम का यूज करता है, जिससे सेकंड्स में ही यहाँ पर इनकी मौत हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं लू फेंग वो अपना हाफ मून
स्लैश अटैक भी करता है, जिसे देखकर वो दूसरा बंदा इसकी भी तारीफें करता है और कहने लगता है कि इसका वो अटैक जो कि हेवन एंड अर्थ को भी हिलाकर रख सकता है, वो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसका एक सिंगल स्लैश ही ओशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। इतना पावरफुल कि हेवन को भी शेक करके रख सकता है, इतना खतरनाक कि अपने दुश्मन के दिल में ये दहशत से डोमिनेट करता है। और अगर इसके मैं डिस्ट्रक्शन पावर का बताऊं तो अकेला एक सिंगल अटैक 10 मिलियन किलोमीटर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और मुझे कहने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं कि मैंने आज से पहले इतना पावरफुल अटैक आज तक नहीं देखा। एक ऐसा अटैक जो कि सदियों तक हम जैसे कल्टीवेटर के दिल में दहशत के साथ डोमिनेट करता रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग अब इन लोगों को छेड़ना शुरू कर देता है और इन्हें इशारा करते हुए अपनी तरफ वो बुलाता है, जिस वजह से ये लोग भी लू फेंग की जाल में फंस जाते हैं और इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लू फेंग यहाँ पर इन्हें धनिया की तरह काटता हुआ आगे बढ़ता है और हर एक बंदे को यहाँ पर कुचल के रख देता है। इनकी तादाद धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन लू फेंग रुकने वाला नहीं था। वो तेजी से अब मेन बंदे की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि उसे देखते साथ ही कुछ एनर्जी बॉल से लू फेंग पर अटैक कर देता है, जो कि फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन पावर थी, जिसे देखकर लू फेंग अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करते हुए पहले तो दूर ले जाता है और फिर पलक झपकते ही वहाँ से यू टर्न मारते हुए उस बंदे की तरफ बढ़ता है और पकड़ता है उस बंदे की मुंडी को और मारता है उसके पेट में वो जोरदार लात कि वो बंदा दूर छिटक जाता है। इसी के साथ अगले ही पल लू फेंग अपना पावरफुल स्लैश अटैक उसकी तरफ कर देता है, जिस वजह से जैसे ये बंदा उसके स्लैश अटैक की चपेट में आता है तो यहाँ पर उस बंदे की बॉडी बिल्कुल राख हो जाती है और अगले ही पल लू फेंग बाकी लोगों को टारगेट करना शुरू कर देता है। और भाई यहाँ पर वो उन्हें ना पकड़ के लिटा लिटा के मारता है। मतलब खुद देखो इतना बुरा कौन मारता है कि यार उनके पुर्जे वो अलग कर देता है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें इनकी दर्द भरी चीखें भी सुनने को मिलती है, लेकिन लू फेंग यहाँ पर फुल ऑन रूथलेस मूड में था। और तभी यहाँ पर हम बाकी के 6 लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना कंबाइन अटैक करते हुए सबसे पहले लू फेंग को प्रिजन के अंदर कैद करने की कोशिश करता है। और ये वही लाइटनिंग प्रिजन होती है जिसे एक बार जुइका ने लू फेंग के ऊपर यूज किया था। पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग अपना कंबाइन अटैक लू फेंग पर करते हैं, वही दूसरे पर लू फेंग भी सिल्वर विंग किंग की पावर का यूज करते हुए यहाँ पर एक एरियल अटैक को प्रिपेयर करता है, जो कि इतना ज्यादा शार्प और इतनी स्पीड से होता है कि सेकंड्स में ही वो उस प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अगले पल जैसे ही इनके अटैक लू फेंग से टकराने वाले होते हैं, इसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि यहाँ पे तेज रोशनी निकलती है और लू फेंग ने सेकंड्स में ही 6 पावरफुल हाफ मून स्लैश अटैक कर दिया था, जिसका इम्पैक्ट इस हद तक पावरफुल होता है कि आसपास के जो प्लैनेट्स होते हैं वो सेकंड्स में ही धराशायी हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही लू फेंग ने अपने उसी पॉइजन का यूज करके उन 6 लोगों को भी मार दिया था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। अब यहाँ पर अपने लीडर्स को मरता हुआ देखकर जो बाकी के लोग थे वो इस एक्सप्लोजन का फायदा उठाते हुए अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जो देखकर लू फेंग स्माइल करता है और इनके पीछे पड़ जाता है। कि तभी इन्हीं में जो सबसे पावरफुल बंदा था वो कहने लगता है कि यार इस ह्यूमन का ये जो ब्लेड है ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे अगर %1 आइडिया होता तो मैं कभी भी यहाँ पर पैर तक नहीं रखता। वहीं दूर से ये सारा नजारा देख रहे बाकी के जो कल्टीवेटर थे उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर 18 जने इसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन इस ह्यूमन की पावर की वजह से सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि अब तक सर्वाइव कर पा रहे हैं और यहाँ इसकी चंगुल से भाग रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग बाकी के लोगों के पास पहुंच जाते हैं और अब लू फेंग सभी की तरफ एक डेयरिंग लुक देता है। अभी हम देखते हैं कि रॉक क्लैन का वो बंदा कहने लगता है कि पर्पल वेल किंग तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो, खुद तो मर गए लेकिन यहाँ पर हमें इतना बड़ा लालच देकर तुमने बुला लिया। अगर हमें पता होता कि ये इतना ज्यादा खतरनाक इंसान है तो हम कभी नहीं आते। जी तो इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। आखिरी बार जब हमने इतने पावरफुल ह्यूमन का सामना किया था तो उस बात को बीते 6000 साल हो गए थे। वो ह्यूमन जो कि 7 स्वॉर्ड किंग के नाम से फेमस था, उसने बिल्कुल ऐसा ही कोहराम मचा कर रख दिया था। 100 से भी ज्यादा इमोर्टल्स को उसने सेकंड्स में निपटा दिया था और 200 से भी ज्यादा नाइट इमोर्टल्स को उसने ठिकाने लगा दिया था। इसी दौरान दूसरा बंदा कहने लगता है कि यार हम लोग कितने ज्यादा बेबस है कि यहाँ पर बस हमारे सामने एक सिंगल ह्यूमन खड़ा है और हम सब लोग मिलकर भी इसका बाल तक बांका नहीं कर पा रहे। इसी दौरान लू फेंग इनकी तरफ पलटता है, जिस वजह से दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैं इतना तो श्योरली कह सकता हूँ कि ये जो ह्यूमन है ये इस वक्त नाइट लिमिट के पीक तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल हमें नजर आ रहा है तो इसके पीछे कोई एक्सट्रीमली पावरफुल मेथड होगा जिससे कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट देकर इसे यूज कर रहा है, और जिसका मतलब ये है कि ये ज्यादा लंबे वक्त के लिए इस चीज को कीप अप नहीं कर सकता। और इसका मतलब ये भी है कि अब हमारे पास इस पर अटैक करने का कोई ना कोई चांस जरूर है। जो सुनकर लू फेंग इनकी बातों और इनकी सोच पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मेरी पावर्स की कोई लिमिट है तो क्यों ना आजमा के मुझे देख लिया जाए। और हाँ चलो एक बात के लिए अगर मान भी लेते हैं कि मैं अगर इतना ज्यादा पावरफुल हूँ या इतनी एक्सट्रीम पावर को यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे इतना भारी भरकम कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, तो तुम्हारी
तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे भी पैक कर सकता हूँ और जिसके बाद मैं सेकंड्स में ही तुम लोगों को जब चाहे तब मार सकता हूँ। ये कहते साथ ही यहाँ पर लू फेंग सुप्रीम फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर आधे लोग इमीडिएटली पीछे हट जाते हैं और ये लोग डरते हुए कहने लगते हैं कि यार इसके पास तो सुप्रीम फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल है जिसकी कीमत 1000 बिलियन हुनिवान यूनिट्स है और जिसका मतलब ये है कि अगर ये एक्सप्लोड कर जाता है तो इसके एक्सप्लोजन से पीक लेवल का नाइट भी नहीं बच सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग के पावर को देखते साथ ही इन सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और अब ये लोग एक सिंगल अटैक भी इसकी तरफ करने के बारे में नहीं सोचते। इसी के साथ लू फेंग यहाँ पर अपना स्काई लॉकिंग आर्म टेक्निक को वापस ले लेता है, साथ ही यहाँ पर वो स्टार फैंटेसी किंग को बुला लेता है और अगले ही पुलिस के जरिए से वो यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉक क्लैन का वो बंदा कहने लगता है कि वाकई में इस ह्यूमन की जो पावर है वो किसी नाइट लिमिट से कम तो बिल्कुल नहीं है, जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि इन सब से बढ़कर ये कि उसकी जो ये स्वॉर्ड टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है और जिससे यूनिवर्स लेवल का एक सिंगल फ्लैश अटैक क्रिएट किया जा सकता है जिससे 10,000 किलोमीटर का दायरा 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बताओ आखिर ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे पंगा ले सकता है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि क्या इसके ह्यूमन टाइटल के बारे में तुम्हें कुछ पता है, कि तभी सामने वाला बंदा कहता है कि नहीं कुछ खास तो नहीं, बस इतना पता है कि इसका नाम यांग है। और यहाँ पर सभी लोग लू फेंग के ब्लेड पावर को देखकर ज्यादा हैरान थे और वो लोग कहने लगते हैं कि इस वक्त आसमान में 13 बिलियंस ऑफ ब्लेड्स रिवर ऐसे ही तैर रहे हैं और जो कि अपनी चपेट में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करके रख सकती है और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें इसे ब्लेड रिवर किंग का नाम देना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग के इस कारनामे के चर्चे पूरे यूनिवर्स के कोने कोने में पहुंच जाते हैं और सभी लोग हैरान हो जाते कि क्या एरो किंग जैसा बंदा जो कि नाइट लेवल के लिमिट पर था उसे एक मामूली से ब्लेड रिवर किंग नाम के बंदे ने निपटा दिया। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ सुनने में तो ये आया है कि वो डीप स्लीप में जा चुका है और शायद कभी वापस भी ना आ पाए। वहीं दूसरी तरफ सब कहते हैं कि बीस्ट किंग के बारे में भी ऐसी ही कुछ खबर मिल रही है कि वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द एंड वो उसके चपेट में आ गया और किसी को भी ये नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर मारा जा चुका है। शिफ्ट होता है हम बीस्ट किंग को देखते हैं और उसे देखकर पता चल रहा था कि उसने वहाँ से भागने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और इस वक्त वो गुस्से के साथ आग बबूला होता है और कहने लगता है मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा कि उसने मुझे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करके अपनी फेम के लिए मुझे यूज किया। और यहाँ पर बीस्ट किंग ठान लेता है कि अब वो क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जाएगा और 1 बिलियन ईयर्स के बाद वापस आएगा जब वो यूनिवर्स वनरेबल लेवल तक पहुंच चुका होगा। इसी के साथ वो यहाँ से गायब हो जाता है और अगले ही पल हमें आसपास के प्लैनेट्स के लोगों को भी दिखाया जाता है जहाँ पे सबके जुबान पर बस ब्लेड रिवर किंग के ही चर्चे हो रहे थे और यहाँ पर सभी लोग उसकी टेरिफाइंग पावर के बारे में बात कर रहे थे कि यार उस बंदे ने अकेले 14 नाइट्स को निपटा दिया, सोचो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर होगी। इसी दौरान हम यहाँ पे इंसेक्ट क्लैन की क्वीन को भी देखते हैं जहाँ पर उस तक भी ब्लेड रिवर किंग की खबर यानी कि लू फेंग की बात पहुंच चुकी थी और वो कहती है कि क्या एक ह्यूमन जिसने की 14 नाइट्स को मारा, इंटरेस्टिंग, लगता है कि अब इससे तो मिलना पड़ेगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर उसे अपने दोस्तों के मैसेजेस भी आते हैं जहाँ पर किंग ये चैन का फ्रेंड उससे कहने लगता है कि यांग मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ पर स्काई फॉर्मेशन किंग को अपने दोस्त यानी कि लू फेंग पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था और वो उसकी तारीफें करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिलिट्री बेस कैंप में बाकी के ह्यूमन रेस के बंदों को देखते हैं जहाँ पर वो लोग भी ब्लड रिवर किंग के ऊपर यानी कि यांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे और इसके नाम से ये लोग जश्न भी मनाते हैं और कहते हैं कि ब्लड रिवर किंग तुम्हारी वजह से आज ह्यूमन रेस को एक अलग ही नजर से देखा जा रहा है, वाकई में यार तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। जिसके बाद बाबा तो बताने लगती है कि स्काई फॉर्मेशन किंग के अलावा बाकी के 108 नाइट इमोर्टल्स है जिन्होंने तुम्हारे साथ कांटेक्ट बनाया और तुम्हें कांग्रेचुलेट भी किया। इसी दौरान हम यहाँ पर पॉइजन और बाकी सभी को भी देखते हैं जहाँ पर वो लोग भी लू फेंग की इस जीत पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, वो लोग भी यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग के मास्टर को भी देखते हैं जहाँ पर उसे अपने डिसाइपल की इतनी बड़ी अचीवमेंट पर बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा था। वो कहने लगते हैं कि मुझे पता था कि मेरा डिसाइपल कभी भी मुझे निराश नहीं करेगा, तुम फ्यूचर में और भी बड़ी अचीवमेंट को ऑब्टेन करोगे और उम्मीद करता हूँ कि मैं वो दिन देखने के लिए तब तक जिंदा रहूंगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर केओस सिटी का लॉर्ड उससे कनेक्शन बनाते हुए कहने लगता है कि मेरी बात कान खोल कर सुन लो और वो ये कि लू फेंग ही ब्लड रिवर किंग है, ये बात टॉप सीक्रेट है, तो ये बात कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए। जिस पर वो भी यहाँ पे हाँ में जवाब देता है। वहीं दूसरी तरफ हम केओस सिटी के लॉर्ड को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि एक ऐसा रियलम मास्टर जिसने कि पल भर में ही नाइट का टाइटल हासिल किया है, वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो पर्पल पेल किंग से मिले हुए उस पर्पल पेल को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिसे करते साथ ही लू फेंग जैसे ही उसे
यूज करता है तो इसके पावर को देखकर बाबाता भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और लू फेंग बताता है कि यकीनन पर्पल बेल एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। इससे न सिर्फ सोल अटैक बल्कि फिजिकल अटैक्स को भी 90% तक ब्लॉक किया जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये कि हर एक डिफेंसिव ट्रेजर की एक लिमिट होती है, यानी कि किसी हद तक ही आप किसी डिफेंसिव ट्रेजर को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर सकते हो। और अगर मुझे पर्पल बेल को अपनी बॉडी के साथ फोर्सफुली मर्ज करना है तो मुझे उससे पहले अपने आर्मर्ड पर्ल को बॉडी से बाहर निकालना होगा, जिस पर बाबाता कहती कि जाहिर है मैं आर्मर्ड पर्ल को चुनूंगी क्योंकि न सिर्फ ये डिफेंस बल्कि ये तुम्हें 10,000 टाइम्स रियलम मास्टर की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। उस पर लू फेंग उससे कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, पर ये बताओ हैवी एरो किंग इस वक्त कैसा है। जिस पर बाबाता गुस्से के साथ कहने लगते हैं कि तुमने 120 बिलियन हुन युआन को बस उसकी स्ट्रेंथ को रीस्टोर करने के लिए स्पेंड कर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि ये कम रकम है? ऑफ कोर्स यार वो बिल्कुल ठीक होगा। जिस पर लू फेंग कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है जिस वजह से अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। चिंता मत करो, मुझे इसकी लॉयल्टी पर शक नहीं है क्योंकि मुझे मेरी टेक्निक्स पर पूरा यकीन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैवी आर्मर किंग बाहर आता है और उसे देखते साथ ही सभी लोग हैरान थे और फिर हमें बताया जाता है कि असल में हैवी आर्मर एरो किंग और कोई नहीं बल्कि एक क्यूट सा एनिमल है, जिसे देखकर लू फेंग कहने लगता है कि इसकी जो टेलीपोर्टेशन टेक्निक है ये